मैं हवा हूँ, मैं हवा हूँ। ऑडियो विजुअल नेटवर्क ऑफ इंडिया प्रस्तुत करते हैं सैयद अब्दुल मलिक के असमिया उपन्यास पर आधारित रेडियो धारावाहिक यायावर। मैं हवा हूँ, मेरी कोई मंजिल नहीं, सरहद नहीं, यायावर हूँ, घूमता हूँ कभी कहीं, कभी कहीं, मैं हवा हूँ। सैयद अब्दुल मलिक असमिया के सुप्रसिद्ध साहित्यकार हैं। अध्यापन से इन्होंने अपने जीवन की शुरुआत की और फिर राजनीति में आए। इन्होंने कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास के अतिरिक्त साहित्य की दूसरी विधाओं में लगभग 30 पुस्तकें लिखी और पर्याप्त ख्याति अर्जित की। इन्हें पद्मश्री तथा साहित्य अकादमी के साथ साथ कई अन्य महत्वपूर्ण पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। यायावर सैयद अब्दुल मलिक की महत्वपूर्ण कृति है, जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। प्रस्तुत रेडियो धारावाहिक उसी उपन्यास पर आधारित है। बंधनों रिश्तों का यार हूँ नहीं, मोहताज में, दुख हो सुख हो बस बजाऊं जिंदगी का साज में, रोक ना पाएगी मुझको इस जहां की बेड़ियां। मैं हवा हूँ, मेरी कोई मंजिल नहीं, सरहद नहीं, मैं हवा हूँ, मैं हवा। अब तक आपने सुना कि शशांक अपने बाल सखा निरंजन से मिलने आया है। शशांक को एडवोकेट हमीदुर रहमान से काम है। काम पूरा नहीं होने के कारण शशांक वहीं रुक जाता है। शशांक के पिता असम में पूर्व मंत्री थे और अपने समय में उन्होंने काफी धन अर्जित किया था। शशांक अपने कोलकाता प्रवास के बारे में बताता है, जहां से उसने लॉ की पढ़ाई पूरी की थी। वहां वो एक मराठी परिवार के साथ रहता था। परिवार में छाया भी थी, जो उनकी अपनी बेटी नहीं थी। छाया बहुत सुंदर लड़की थी। शशांक और छाया एक दूसरे से प्रेम करते थे, लेकिन छाया के पिता की एक अजीब सी शर्त थी कि उसी व्यक्ति से वो छाया की शादी करेंगे जो घर जमाई बनने को भी तैयार हो। शशांक को ये शर्त बिल्कुल मंजूर नहीं थी। शशांक वहां से चला जाता है। आइए सुनते हैं आगे क्या होता है। हाँ तो शशांक जी, फिर आपकी शादी हुई कि नहीं? छाया भी कहाँ है? उसका मेरी जिंदगी में परछाई की तरह रहना शायद मेरे नसीब में था। मतलब? मैं तो हमेशा उसे अपने आसपास ही महसूस कर लेता हूँ, पर कोई और देख नहीं सकता उसे। बाद में ऑफिस वालों ने उसे अमेरिका भेज दिया। परिचयहीनता की शिकार एक अकेली लड़की दूर परदेश में कैसे रहती होगी, इसकी कल्पना से ही शरीर के रोएं सिहर उठते हैं। वहां तो उसका कोई जानने वाला भी नहीं था, कोई दुख दर्द बांटने वाला भी नहीं था। वो अपना दुख दर्द किससे कहती? पहले तो मुझसे कह लिया करती थी, पर जब मैं कोलकाता से चला गया तो लगातार पत्र लिखा करती थी। अच्छा। हाँ, लेकिन ऐसा कितने दिनों तक चलता?
तन्हाई से तंग होकर एक दिन उसने आत्महत्या कर ली। क्या? आई एम सॉरी। खत्म कर लिया उसने अपनी जिंदगी को यूं ही अचानक। कहा था कि मेरा इंतजार करेगी, लेकिन वो अपना वादा नहीं निभा पाई। शशांक जी, अपना डिप्रेशन एक ज्वालामुखी की तरह होता है ना। हाँ, जिस तरह ज्वालामुखी पहले शांत बना होता है और अचानक उसमें विस्फोट होता है, ठीक उसी तरह डिप्रेशन में भी व्यक्ति कोई भी निर्णय एक झटके से ले लेता है, बिल्कुल अचानक, और बाद में छोड़ जाता है अपने पीछे रोते हुए परिजनों को। शशांक जी, प्लीज, आई एम सॉरी। पानी पियेंगे? नहीं, ठीक है, सॉरी। नहीं नहीं, इट्स ओके। फिर छाया के अमेरिका चले जाने के कुछ दिन बाद ही मैं भी कोलकाता छोड़कर आसाम आ गया। व्यवसाय आरंभ किया। आजकल मेरा कारोबार लाखों का है, लेकिन छाया की मौत ने मेरे जीवन को बिल्कुल निरर्थक बना दिया। जी, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन छाया की आत्महत्या का कोई कारण जो आपको समझ में आया हो? संभव है छाया ने किसी ऑब्सेशन के कारण आत्महत्या की हो। अपना वास्तविक परिचय जानने का कोई उपाय न होने के कारण भी वो कभी कभी उत्तेजित हो जाती थी, और कभी कभी उसी की चिंता करती हुई बहुत गमगीन और खिन्न हो जाया करती थी। अपना एक भावुक और सुंदर युवती जब किसी दूर देश में हजारों अनजान लोगों के बीच अपने को बिल्कुल अकेली और असहाय अनुभव करे, और अकेलेपन की वो चेतना उसे अधीर और अनमना बना जाए, तब अपने को बहलाने का कोई उपाय नहीं रह जाता है। नाटक, सिनेमा, खेल कूद, आमोद प्रमोद तब इंसान को शांति नहीं दे पाते हैं, और ऐसे हालात में आदमी का अकेलापन कभी कभी बड़ा भयंकर और जानलेवा हो जाता है। हाँ, ठीक कह रहे हैं आप। ये सब मेरा अपना विचार है अपना। उसकी आत्महत्या का दूसरा कारण भी हो सकता है, जिसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं। क्या उसने आपको अमेरिका से कोई पत्र नहीं लिखा था? लिखा था, क्यों नहीं लिखा था, लेकिन हर पत्र में उसके अकेलेपन की ही बात होती थी। वहाँ कोई सखी सहेली उसकी कोई? ऐसे लोग चुपचाप एकांत में ही रहना पसंद करते हैं अपरा। कुछ लोगों ने उससे दोस्ती करने की कोशिश भी की, मगर उसने अपने आप को एक घेरे में कैद कर लिया, बिल्कुल लक्ष्मण रेखा की तरह। उस घेरे से पांव बाहर निकालना ही नहीं, जबकि मैं उसे हमेशा खुश रहने की सलाह देता था, बाहर की दुनिया देखने को कहता था। एक लड़की थी, नाम मुझे याद नहीं। अच्छा? हाँ, जो बराबर उसे अपने साथ बाहर चलने के लिए कहा करती थी, लेकिन बाद में उसने भी कहना छोड़ दिया। आखिर कोई कब तक कहे? तो आपने उसे वापस आने की सलाह क्यों नहीं दी? अपना जोशी परिवार चाहता था कि वो अपने 2 साल के अवैध प्रवास को पूरा करके ही वापस आए। ओह। वो वहां से उनके लिए डॉलर भेजा करती थी, जो यहाँ के रुपयों के हिसाब से काफी गुना ज्यादा है। मुझे तो लगता है कि रुपयों के लालच में ही उन्होंने उसे रोके रखा था, जबकि छाया ने उनसे भी अपने अकेलेपन का काफी जिक्र किया था। हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते। अच्छा अपरा, मैंने अपनी कहानी तो सुना दी। मैं चाहता हूं कि जाने से पहले तुम्हारी कहानी भी सुन लो। मेरी कौन सी कहानी? सारी कहानी, तुम लोगों के यायावर जीवन की कहानी, यायावर आत्मा की कहानी। आप सुनेंगे?
उसी के लिए तो आज 4 दिनों से यहाँ पड़ा हूँ। लेकिन शशांक जी, आप जानते तो हैं किंतु समझ नहीं पाया अपरा। मेरे जीवन की कहानी आप किस लिए सुनना चाहते हैं? स्वार्थ है मेरा। स्वार्थ? हाँ, लेकिन तुम्हें अपमानित करने के लिए नहीं है अपरा। यदि मेरी बातें आपको पसंद ना आए तो? उसकी चिंता तुम मत करो, मैं तुम्हारी बातें जानना चाहता हूँ बस। क्यों? हमीरपुर की बातों पर विश्वास नहीं हुआ आपको? एक बात का यकीन करोगी? आप कहेंगे तो क्यों नहीं करूंगी। वैसे अब कौन से राज से आप पर्दा उठाने जा रहे हैं? एक बात बताऊं अपरा, हम्म? मैं तुम्हें बचपन से जानता हूं। क्या? बचपन से? हम्म। मुझे? वो कैसे? तुम्हें शायद याद ना हो। तुम्हारा घर मेरे घर के कोई 1 मील दूर होगा। तुम मुझसे कोई 4-5 वर्ष छोटी रही होगी। पास के मैदान में सभी बच्चे खेला करते थे। मुझे कुछ याद नहीं। मुझे भी अन्य बातें साफ साफ याद नहीं है। बचपन में तुम कैसी थी, मैं कैसा था, कोशिश करके भी अच्छी तरह याद नहीं कर पाता हूं। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? एक बात मुझे स्पष्ट याद आ रही है। हाँ हाँ, बोलिए ना। देखो, बातें उलट पलट हो जाती हैं। कौन सी घटना पहले घटी और कौन सी बाद में, ये ठीक ठीक याद नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात याद है कि 2 घटनाएं लगभग एक ही समय आगे पीछे घटी थीं। तुम्हें कुछ भी याद नहीं? नहीं, याद नहीं आ रहा। अच्छा, तुम्हें कुछ याद है कि तुम्हारी आंख कैसे खराब हुई? हाँ, बहुत धुंधली सी तस्वीर है मेरे दिमाग में। मैं खेल रही थी, तभी कोई चीज आंख में आ लगी थी। शायद गिल्ली थी। कहते हैं उसी से मेरी आंख खराब हो गई। मुझे तो ठीक से कुछ भी याद नहीं। जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना कैसे तुम्हारी स्मृति पटल से विस्मृत हो सकती है? वो घटना जिसने तुम्हें सबसे अलग खड़ा कर दिया। तुम्हारी एक आंख खराब हो गई। शशांक जी, मैं काफी छोटी थी, इसलिए जितना बताया उससे ज्यादा कुछ याद नहीं है मुझे। और जैसे जैसे बड़ी होती गई, भूलती भी गई। नाच गाना, थिएटर, मैंने इन सब में अपने को डुबो दिया। इस अपंगता को सहज रूप से लेने में मेरी माँ ने काफी सहयोग दिया। तुम अपनी जगह बिल्कुल सही हो अपरा, लेकिन मुझे सब कुछ याद है। या यूं कहो कि वो घटना एक फिल्म की तरह मेरे सामने से निकल जाती है। वो फिल्म जिसे मैंने कई बार देखा है। कौन सी फिल्म? मुझे याद है अपरा, रविवार का दिन था शायद। कुछ बड़े बच्चे उसी मैदान में गिल्ली डंडा खेल रहे थे और वहीं पास ही कुछ बच्चियां भी खेल रही थीं। तभी एक बच्ची जोर से चिल्लाई और एक आंख को दबाए जमीन पर लुढ़क गई। उस बच्ची का नाम था अपराजिता बरुआ, और जिसकी गिल्ली से उस बच्ची की एक आंख हमेशा हमेशा के लिए चली गई, उसका नाम था शशांक चौधरी। क्या? हाँ। आप? हाँ ब्रा, मैं ही वो शख्स हूं जिसने तुम्हारी एक आंख खराब की और फिर कभी तुम्हारे सामने आया ही नहीं। कोई बात नहीं, आपकी भी कोई मजबूरी रही होगी। लेकिन ये बात मुझे आज तक किसी ने नहीं बताई। बताते कैसे? ऐसी बात लोग छिपा जाते हैं। एक गरीब जवान विधवा की इकलौती बेटी की एक आंख जब धनी वकील विधायक मनमथ चौधरी का छोटा बेटा गुल्ली डंडे से फोड़ डालता है,
तब कोई भी उस बात को महत्व देने की आवश्यकता नहीं समझता। हाँ, मैं समझ सकती हूँ। अब अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद दुनिया को दिखाने के लिए मेरे घर वालों ने मुझे 2 थप्पड़ मारे और तुम्हें अस्पताल छोड़ाए, लेकिन किसी तरह से इलाज में कोई मदद नहीं की। अपराध सारी बातें बहुत कचोटती थी मुझे। अंदर ही अंदर एक भूख से निकलती थी जिसकी चीत्कार शरीर से लेकर आत्मा तक सुनी जा सकती थी। मैं एक बोझ तले था अपरा। चाहकर भी मैं तुमसे माफी नहीं मांग सका। शुरू में घर वालों ने काफी डरा धमका दिया तो मैंने भी उधर का रुख नहीं किया, लेकिन अंदर से आ रही आवाज ने मुझे विकल कर दिया था अपरा। और फिर मैं निकल पड़ा तुम्हें ढूंढने। तुम्हें कहां नहीं ढूंढा मैंने, लेकिन तुम्हें वहां फिर कभी खेलते नहीं देखा। शायद तुमने अपना घर बदल लिया था। शशांक जी, अपराध, इस अपराध के बोझ तले न जाने कितनी रातें मैंने सोए बिना काटी। अपराध, शशांक जी, कितनी रातें। कई बार तो मैं चौंक कर रातों में उठकर बैठ जाता था। शशांक जी, अपराध, उसके बाद मेरा मन विद्रोही हो उठा। पिता और अपने अभिजात परिवार के प्रति मेरे मन में उसी समय घृणा और विद्रोह जागृत हो गया था। पर पूरी समझदारी ना होने पर भी मैंने उसी समय एक भयंकर प्रतिज्ञा कर डाली थी। प्रतिज्ञा? कैसी प्रतिज्ञा? कैसी प्रतिज्ञा शशांक जी? अपराध, लेकिन अफसोस कि मैं उस प्रतिज्ञा का निर्वाह नहीं कर पाया। तुम कह सकते हो कि 12-13 साल के किशोर की बाल अवस्था की प्रतिज्ञा का कोई अर्थ नहीं है, किंतु मेरे लिए वो प्रतिज्ञा जिंदा रहने के लिए किए जाने वाले संकल्प के समान ही थी। क्या थी वो प्रतिज्ञा? आप कहेंगे भी, बोलिए ना, बताइए। आज अब उस प्रतिज्ञा की कहानी का कोई लाभ नहीं। लेकिन अपराध, मैं दोहरा अपराधी हूं, दोहरा अपराधी। प्रतिज्ञा भंग करने के अपराध का भी मैं अपराधी हूं। हाँ, अपराध, मेरा गला सूख रहा है, एक गिलास पानी दोगी? हाँ, अभी लाई। ये लीजिए, आराम से लाइए, ग्लास दीजिए। अपरा, अगर बुरा न मानो तो क्या ये बताओगे कि तुम्हारा विवाह निरंजन के साथ कैसे हुआ? अब इतने सालों बाद ये सब बातें जानकर क्या लाभ शशांक जी? मुझे जानना आवश्यक है अपरा, क्योंकि निरंजन मेरा मित्र है और फिर मैं तुम्हारे जीवन का सारा रहस्य जानना चाहता हूं। वो कहानी भी सुखद नहीं है। मनुष्य के जीवन की सच्ची कहानी कभी भी सुखद नहीं होती अपरा। हाँ, ठीक कह रहे हैं आप। मनुष्य के जीवन की कहानी कभी सुखद नहीं होती। मेरी भी कहानी कुछ ऐसी ही है। चलिए, आप सुनना चाहते हैं तो मैं सुनाती हूँ। हाँ, सुनाओ अपरा। बचपन की दुर्घटना जिससे मेरी एक आंख की रोशनी हमेशा के लिए चली गई,
मेरी माँ मेरी इस कमी को मेरी सबसे बड़ी कमी मानती थी। इससे उबरने के लिए मेरी माँ ने मुझे नृत्य, गीत, संगीत में निपुण बनाने की सोची। धीरे धीरे मैं इसमें रचती बसती गई और इसी बीच मृगांक से जान पहचान हुई और फिर घनिष्ठता बढ़ती चली गई। आपको तो पता ही है कि इस क्षेत्र में मृगांक का गुवाहाटी में कैसा नाम था। हाँ, मुझे मालूम है। कोई भी ऐसा सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं था जिसमें वो नहीं देखा जाता हो। जानता हूँ। मैं भी उसके साथ काम करने लगी। ऐसे में मैं कब उससे प्रेम करने लगी ये भी नहीं पता चला। वो मेरे जीवन का प्रथम पुरुष है। बाद में मृगांक के दुष्कर्म को अपरिपक्व उम्र की भूल समझकर भूलने में जुट गई। तो क्या तुम सचमुच उसे भूल गई थी? नहीं, मेरे मन में मृगांक के प्रति प्यार के अलावा किसी और भाव ने कभी स्थान नहीं लिया। मुझे समझ में आ गया था कि मृगांक ने आत्मरक्षा के लिए ही धोखे का सहारा लिया था। संयम के अभाव में हमारे प्रथम प्रेम की परिणति अवांछनीय रूप धारण कर गई। फिर यह भी सच है कि मृगांक की प्रेमानिल प्रतिज्ञाओं का सहज ही अविश्वास करना मेरे लिए कठिन था। मुझे ये बात समझ में आ गई थी कि मृगांक और मेरे बीच एक बहुत बड़ी खाई है। अमीरी और गरीबी। और नहीं तो क्या, अमीरी और गरीबी। मृगांक एक नामी मंत्री और वकील का बेटा है। उसके पास धन है, मान मर्यादा है और उज्जवल भविष्य है। वो सामाजिक रूप से मुझे अपना पाएगा इसकी आशा बहुत ही कम थी। तुमने ये बात स्पष्ट करने की कोशिश नहीं की क्या? की थी, कई चिट्ठियां लिखी मैंने। अच्छा, फिर? लेकिन जब कई चिट्ठियां लिखने पर भी कोई उत्तर नहीं पाया, तब मैंने आशा छोड़ देने का निश्चय किया। उधर माँ ने भी मुझे कठोरतापूर्वक सावधान कर दिया था कि मृगांक जैसे चंचल और दायित्वहीन युवक के साथ समय बिताने का अर्थ है अपने वर्तमान और भविष्य से जुआ खेलना। मैंने भी माँ की चेतावनी की सच्चाई का अनुभव अपने ही जीवन की कड़वी अनुभूति से कर लिया था। और फिर निरंजन से मुलाकात? हाँ, अब उसी पर आती हूँ, निरंजन से मुलाकात। उस समय तक माँ का स्वास्थ्य भी गिरता जा रहा था और मैं भी धीरे धीरे स्टेज से अलग होती चली गई और देश सेवा की ओर झुकने लगी। वहीं निरंजन से मुलाकात हुई। वो सबसे अलग था। वो पिटी पिटाई बातें नहीं करता था। वो एक क्रांतिकारी और आदर्शवादी इंसान था, पर यौवन के धर्म को अस्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। हाँ, भाव राशि में ऐश्वर्यवान होने पर भी आर्थिक रूप से निर्धन था। पर हाँ, आदमी था बड़ा स्वाधीन चेता और आत्मविश्वासी। नई उम्र के युवक युवतियां निरंजन के आचार विचार से जागृत होते थे। निरंजन ने न केवल भारत में ही बल्कि सारे एशिया में एक बौद्धिक क्रांति की योजना लोगों के सामने रखी थी। अच्छा? हाँ, गुवाहाटी के राजनीतिक जीवन में निरंजन जैसे नए नेता का स्वागत अभिनंदन करने का सुअवसर पाना हर किसी के लिए गौरव की बात थी। मेरे अलावा कई लोग होंगे जो उसकी बातों से प्रभावित थे। आप उस समय शायद गुवाहाटी में नहीं होंगे, नहीं तो आपसे काफी समय पहले ही मिल चुकी होती मैं। हाँ, शायद मैं कोलकाता में रहा हूँगा। हो सकता है। अच्छा, फिर निरंजन से मिलकर तुम्हें कैसा लगा? निरंजन के संपर्क में आने के बाद मुझे कुछ
नया सा अनुभव हुआ। अच्छा, वो ज्ञान बुद्धि में प्रौढ़ होने पर भी अनुभूति की दृष्टि से एक युवक था। मैं ये देखकर आनंद विभोर हुई और कुछ विस्मित भी। क्यों? क्योंकि मैं निरंजन जैसे युवक को आकृष्ट करने में सफल रही थी। अरे वाह। लेकिन उन दिनों माँ की तबीयत कुछ ढलती जा रही थी। वो हमेशा आशा भरी आंखों से मुझे देखा करती। मैं नहीं चाहती थी कि मैं अपने विवाह के निश्चय की बात कहकर माँ के मन में दुविधा की स्थिति पैदा करूं। और ये भी कठिन लग रहा था कि ऐसी विषम परिस्थिति में मैं माँ को एकदम अकेली छोड़कर दूर कैसे चली जाऊं। फिर इसका समाधान निरंजन ने ही किया। कैसे? उसने कहा कि वो गुवाहाटी में माँ के साथ ही रहेगा। अच्छा। हाँ, और अगर दूसरी जगह जाना पड़ेगा तो माँ भी साथ रहेगी। माँ ने तो इतनी आशा भी नहीं लगा रखी थी। बस वो तो मेरी शादी के लिए बेचैन थी, जो कि पूरी हुई। और फिर विवाह के कोई 1.5 वर्ष बाद माँ की मृत्यु हो गई। अपरा, अपरा, शांत हो जाओ। अभी आप सुन रहे थे सैयद अब्दुल मलिक के असमिया उपन्यास पर आधारित रेडियो धारावाहिक यायावर की 11वीं कड़ी, जिसके रेडियो रूपांतरकार हैं कुमार पुशन, निर्माता ऋषि सिन्हा, निर्देशक कंवर समीर, निर्माण सहयोग सत्य प्रकाश, ध्वनि मुद्रण जितेंद्र सासन, गीत सुरेंद्र सागर, संगीत मंगत सागर, गायन स्वर मंगतराम, सुभर्णा और नीरू छाबड़ा। इसमें भाग लेने वाले कलाकार हैं सर्वश्री सुरेंद्र सागर, कुमकुम जैन और हर्ष बाला। ये थी ऑडियो विजुअल नेटवर्क ऑफ इंडिया की प्रस्तुति। धारावाहिक यायावर की अगली कड़ी में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। मैं हवा हूँ, मेरी कोई मंजिल नहीं, सरहद नहीं। मैं हवा हूँ, मेरी कोई मंजिल नहीं, सरहद नहीं।